हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, पीएचडी। यानी पीएचडी में एडमिशन कैसे लें, स्पेसिफिकली 2024 को हम टारगेट करके चलेंगे। ऑल्दो इन जनरल बातें जो इसमें आपको पता चलेंगी वो आपके मतलब जो स्टूडेंट्स बाद में भी देखें 2024 के बाद भी जिनको एडमिशन लेना हो उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाली है। बिकॉज पीएचडी कैसे करनी है भी कि नहीं करनी है, कहाँ से करनी है, स्पेसिफिकली जब से मेरा एडमिशन हुआ है पीएचडी में तब से स्टूडेंट्स के कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो सारे के सारे क्वेश्चंस और आपकी क्वेरीज इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है जी, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। आई डोंट नो ये कितनी लंबी जाएगी, बट इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर हो जाएंगी। आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, या फिर आपको कहाँ लेना है। ठीक है, सो पीएचडी की अगर बात करें सो ऑब्वियसली हाईएस्ट डिग्री हो जाती है ये आपके एजुकेशन के फील्ड में। एजुकेशन इन द सेंस इन जनरल बोल रही हूँ, बिकॉज एजुकेशन अपने आप में भी एक सब्जेक्ट है, बट अभी इन जनरल चीज़ों की बात हो रही है। सो देखो, आप मास्टर्स करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप एमए कर रहे हैं तो आपने किसी सब्जेक्ट में की होगी, अगर आपने एमएससी की है वो भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में की होगी। सो उसके बाद आपके पास एक एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपको देना होता है। सो आप नेशनल लेवल पे एलिजिबल हो जाते हैं वो टेस्ट क्लियर करने के बाद कि आप पढ़ा सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है जी, अब पॉइंट ये उठता है कि नेट और जेआरएफ क्या इसके लिए अलग अलग एग्जाम होता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ओके, तो एक ही एग्जाम है जी ये। आप जो पेपर दे रहे हैं उसी में जिनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे ना, टॉप वाले स्टूडेंट्स के, उनको जेआरएफ मिल जाएगा, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हुआ, नेट क्लियर हो गया या मान लो, या फिर जेआरएफ हो गया, तो अगले ही दिन से आपके अकाउंट में फेलोशिप आने लग जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जेआरएफ आपको अवेल करना पड़ता है, यानी कि आपको लेना पड़ता है। लेकिन कब मिलेगा वो? जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे। भले ही आपका जेआरएफ है, अगर आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं या पीएचडी करना नहीं चाह रहे हैं तो फिर आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर कि आपको जेआरएफ तभी मिलता है जब आप पीएचडी परस्यू करते हैं। उसी में से जिन स्टूडेंट, मतलब होता है ना, थोड़े ज्यादा स्टूडेंट्स का नेट क्लियर हो गया, इट्स लाइक जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया उसमें 6% का नेट क्लियर हो गया, लेकिन उसमें 6 में भी जो टॉप 3 हैं उनका जेआरएफ हो गया। सो इस तरीके से प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ये जेआरएफ क्लियर करना है, देन आपका पहला स्टेप, मतलब पीएचडी की तरफ पहला स्टेप है आपका जेआरएफ। ओके, अब पॉइंट ये है कि विच इज बेटर, यानी कि नेट बेटर है या जेआरएफ बेटर है। क्योंकि नेट अगर आपका क्लियर है तो भी आप पीएचडी में तो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जैसे आपने मास्टर्स की है, फीस दी, आप क्लासेस में गए, आपने मास्टर्स कर ली, वहां पे कोई फेलोशिप नहीं मिली, आपको कोई पैसे नहीं मिले। सो नेट में आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कोई अलाउंस नहीं मिलेंगे, चीजें नहीं मिलेंगी जो कि जेआरएफ में मिलेंगी। बट पीएचडी आप दोनों केसेस में कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्विस में रहते हुए पीएचडी करना चाह रहे हैं, जिनका नेट क्लियर है, जो अपनी एक इनकम ऑलरेडी कमा रहे हैं, बट उनको पीएचडी करनी है। ठीक है, सो वो नेट के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है जी, बट मेरे हिसाब से, मैं पर्सनल चॉइस के हिसाब से अगर बताऊं तो अगर आपकी जेआरएफ एज के अंडर आप आते हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, सो आपके लिए जेआरएफ बेटर है। बिकॉज आज के सिनेरियो में जितना एक मास्टर्स के बच्चे को मिलता है नेट क्लियर करने के बाद, या मान लो जेआरएफ क्लियर करने के बाद आप किसी कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हैं, तो जितने पैसे आपको, जितनी सैलरी आपको वहां मिलेगी उससे ज्यादा मिलेगी यहाँ। ठीक है, तो जेआरएफ में बेटर चीजें होंगी आपके लिए, प्लस जेआरएफ के ऊपर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये फेलोशिप है। सो फेलोशिप के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। आप यहाँ कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में मान लो यहाँ पे जेआरएफ आपको मिल रहा है 37,000। ओके, आपको जॉब में मिल रहे हैं 40,000 मान लो। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि ठीक है ना, 40,000 मिल रहे हैं, नेट क्लियर करते हैं और साथ के साथ पीएचडी कर लेते हैं। भले ही आपकी जेआरएफ की एज है, आपको ये बेटर लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर आप टैक्स भी तो पे कर रहे हैं, राइट? इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता बिकॉज ये एक फेलोशिप है। ठीक है जी, सो मेरे हिसाब से अगर आपका जेआरएफ है
तो ही आप पीएचडी की तरफ जाइए, स्पेसिफिकली अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं तो। क्योंकि पर्सनल चॉइस मेरी जेआरएफ है मतलब, और रहती अगर मैं किसी और को भी सलाह देती तो, बिकॉज यहाँ पे आपको ना एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है कि अच्छा ठीक है, आप 4-5 साल तक अगर पीएचडी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप और चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और पीएचडी में भी आपको कुछ ना कुछ फेलोशिप मिल रही है। सो विच वन इज बेटर अगर आप मुझसे पूछेंगे, वैसे तो सिचुएशन के हिसाब से नेट भी बेटर है। जिनको मान लो 1 लाख की जॉब कर रहा है फिर तो ऑब्वियसली नेट बेटर है, बट हाँ जेआरएफ वाला ऑप्शन इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अच्छा फीस कहाँ से भरी जाएगी, क्योंकि फीस तो यहाँ भी भरेंगे आप, बट आपको मिल रही है उसमें से बहुत सारी चीजें चली जाएंगी, तो थोड़ा बहुत आपके खर्चे के लिए भी बच जाएगा। तो मेरे हिसाब से जेआरएफ बेटर है, अदरवाइज आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है जी। देन बात आती है बेनिफिट्स ऑफ पीएचडी। अच्छा, इज पीएचडी कंपलसरी? देन बात आती है कि ये कंपलसरी है या नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि अभी के अभी आपने पीएचडी कर ली तो अगले दिन आपकी जॉब लग जाएगी, या अभी के अभी आपने जेआरएफ कर लिया तो आपकी जॉब लग जाएगी। सो ऐसा नहीं होता है। वैसे ही जॉब और वैकेंसीज अगर गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो बहुत कम है, बट पीएचडी पहले कंपलसरी कर दी थी, फिर बोला कि कंपलसरी नहीं है, नेट के बेसिस पे भी थोड़ी बहुत वैकेंसीज निकाल देते हैं कभी कभार। सो अगर कंपलसरी की बात की जाए तो देखो कई बार ना सरकार बदलती है और चीजें बदल जाती हैं। ओके, कंपलसरी का कोई पता नहीं चलता, कभी कंपलसरी कर देते हैं कभी नहीं करते हैं। लेकिन जिन्होंने, क्योंकि अगर मान लो 10 वैकेंसीज निकली हैं और उस 10 में से 8 बच्चों ने पीएचडी कर रखी है, तो चाहे आपका नेट हो, जेआरएफ हो, कितने ही मार्क्स हो आपके, यहाँ पे पीएचडी के आपको जब आप वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं सिर्फ पीएचडी की डिग्री के कितने मिलते हैं? 30 नंबर मिलते हैं। सो ये 30 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। आपको खुद भी पता है कि एक एक नंबर पे मेरिट बदल जाती है, चीजें बदल जाती हैं, तो यहाँ पे तो जज्बात भी बदलने ही है 30 नंबर पे। सो पीएचडी कंपलसरी नहीं है एज सच आज की डेट में, स्पेसिफिकली कॉलेजेस के लिए, क्योंकि पहले कर दी थी फिर हटा दिया था कि बाद में लागू करेंगे। बट हाँ, यूनिवर्सिटी के लिए तो पीएचडी कंपलसरी हो ही जाती है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में, आपका टारगेट ही ये है कि आपको यूनिवर्सिटी में जॉब करनी है कहीं पर भी, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वहां असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है, देन आपको पीएचडी चाहिए होगी। सो इट्स बेटर, लगे हाथ कंटिन्यूटी में अगर आप कर रहे हैं सो जेआरएफ अवेल करते हुए कर ले। ठीक है जी। सो कंपलसरी नहीं है, बट जरूरत बन जाती है वो आपकी जब आपके आगे लाइन में, मतलब एलिजिबिलिटी वाली लाइन में ही बहुत सारे लोग खड़े हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने पीएचडी कर रखी है। ठीक है, क्लियर? अब बेनिफिट्स क्या रहेंगे पीएचडी के? बेनिफिट्स ऑब्वियसली जॉब एस्पेक्ट में रहेंगे कि आपको प्रेफरेंस मिलती है अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो। 30 नंबर आपको मिलते हैं जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अलावा जो मान लो ऑलरेडी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अगर वो पीएचडी कर लेते हैं, क्योंकि पीएचडी वही ना, अगेन नेट के बेसिस पे भी तो हो सकती है ना, जेआरएफ अवेल नहीं करते तो वो अगर पीएचडी कर लेते हैं तो प्रमोशंस में हेल्प मिलती है। उसके अलावा पीएचडी बेसिस पे आप जो हैं, वो होता है ना एक डॉक्टर वाली जो चीज लग जाती है, एक इज्जत समाज में बढ़ जाती है। सो वो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं पीएचडी के, बट हाँ आपने मेहनत करके की हो, बिकॉज ऐसे डिग्री बहुत सारे लोग ले भी लेते हैं, बट वो फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए कि आपने कुछ नया सीखा है और हाईएस्ट डिग्री है ये किसी भी फील्ड में। यानी मैं अगर एजुकेशन पढ़ा रही हूँ आपको, सो एजुकेशन के फील्ड में अगर मैं पीएचडी करती हूँ तो इट्स हाईएस्ट डिग्री इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। सो वो बेनिफिट भी एक रहता है। ठीक है, अब बात आती है कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात की जाए ना, तो मैं आपको पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से बताऊंगी कि आप अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, चलो बेस्ट में, बेस्ट भी एक वो होता है ना रेफरेंस का पॉइंट हो जाता है, क्योंकि काम तो हर जगह चल ही रहा है रिसर्च का, लेकिन कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा है, कहीं थोड़ा सा लो लेवल पे चल रहा है, बट चल रहा है काम। ओके, सो बेस्ट आप अगर ह्यूमैनिटीज की बात मैं करूँ ना, क्योंकि साइंसेज में बेस्ट इज लाइक आपके पास लैब अवेलेबल है, एक्सपेरिमेंटेशन आपको करना है, रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन ही नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे? वहां पे बेस्ट वर्ड ज्यादा सूट करता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज की जहां बात आएगी वहां पर मेजर काम आपको करना है, सर्वेज जो आपको करने हैं, एक्सपेरिमेंट जो आपको करने हैं, आपके गाइड या आपके जो टीचर्स हैं वो हेल्पफुल रहेंगे, हेल्प करेंगे, बट मेजर पोर्शन आपको खुद को करना है। सो ह्यूमैनिटीज की अगर बात की जाए, सो आप बेस्ट यूनिवर्सिटी की बजाय अगर आप सुटेबिलिटी देखेंगे, जहां से आप चीजें वर्कआउट कर सकते हैं, काम भी अच्छे से कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज जब से मैंने बताया कि हाँ मैंने
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। सो एक दो स्टूडेंट्स का ये भी था कि मैम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सही है क्या, या वो लोग भी अप्लाई करें टाइप वाली सिचुएशन। तो देखो पॉइंट ये है कि ये मेरा होम टाउन है, मैं यहाँ रहती हूँ, प्लस इनकलकेट लर्निंग भी है, कहीं और बाहर जाती हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी चीजें। सो ये कंफर्ट जोन वाली सिचुएशन आ जाती है कि आप कई चीजें मैनेज कर सकते हो, फैमिली के पास हो। वो सारी सिचुएशंस पर्सनली मैंने एटलीस्ट कंसीडर की हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसीडर करते भी हैं, ठीक है। बहुत सारे का ये था कि मैम आपने डीयू में एडमिशन क्यों नहीं लिया। वो पॉइंट नहीं है कि मैंने वहां ट्राई किया नहीं किया, क्योंकि मैंने तो पर्सनली ट्राई किया ही नहीं कहीं, बिकॉज आई वॉज वेरी मच क्लियर इन माई हेड। सो आपको क्लैरिटी चाहिए होगी कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है, आपकी फैमिली की सिचुएशंस क्या हैं, क्या आप दूर रहना चाह रहे हैं या आप पास रह के भी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप पीएचडी के साथ साथ जैसे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ इनकलकेट लर्निंग पे, सो आप ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जेआरएफ अवेल करते हैं तो आप कहीं और नहीं पढ़ा सकते हैं, बट यूट्यूब इज अ ग्रे एरिया देखा जाए तो वहां पे आप कोई फीस नहीं ले रहे हैं या कोई सैलरी नहीं मिल रही है आपको, राइट। सो वहां पे आप पढ़ा सकते हैं। इस तरीके का सिनेरियो है। सो आपको एडमिशन कहाँ लेना है वो आप ये देखिए, पहले आप सोच लीजिए कि आपको इस यूनिवर्सिटी, आपका टारगेट सोच लीजिए कि भाई मुझे इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर यहाँ एडमिशन लेना है। फिर आपको सिनेरियो देखना है कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। जैसे मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही लेना है, ठीक है। तो मैंने वेट किया फिर, क्योंकि वो वेटिंग पीरियड भी तो 1 साल हो गया ना, मेरी मास्टर्स हुए 1 साल हो गया, 1.25 साल, जबकि जून में आपके वो फॉर्म निकलने थे, लेकिन जून की बजाय वो अभी दिसंबर में निकल के और अब जाके एडमिशन्स हुए हैं। सो 1 साल मतलब पिछले नवंबर से लेके अब तक जब से जेआरएफ क्लियर हुआ है, मैंने 1.25 साल वेट किया है, पर्टिकुलरली जहां मुझे चाहिए था वहां एडमिशन के लिए। बिकॉज आपको 5 साल निकालने हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, जो मैंने और अमित सर ने भी बात की थी। अब वो वीडियो भी मैं पिन कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स या क्या क्या हर्डल्स और चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप पीएचडी करते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपर बच्चे तक जो हैं वो भी पीएचडी छोड़ते हुए देखे हैं, जस्ट बिकॉज वो दूर चले गए थे, वहां वो किसी को जानते नहीं थे, मेंटल टॉर्चर या बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। सो उन सारी चीजों को, उन सारे सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी जगह बेस्ट रहेगी, या फिर आपका ड्रीम हो कुछ कि भाई मुझे यहीं से ही करनी है, वो अलग बात है, डेफिनेटली आप उसको परस्यू कीजिए, वहां के लिए काम कीजिए फिर, ओके। सो आप पहले डिसाइड कीजिए, उसके बाद अगर बात की जाए सो नेट और जेआरएफ दोनों के बेसिस पे क्या निकलती हैं, आपकी वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। अगर आपका नेट जेआरएफ नहीं भी है ना, तो भी एक एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी निकलती है। सो अगर आप पीएचडी जेन्युइनली करना चाह रहे हैं, सो नेट जेआरएफ भी एक हर्डल नहीं बनेगा कि आपका जेआरएफ नहीं है या नेट नहीं है तो आप पीएचडी कर ही नहीं सकते। बिकॉज नेट और जेआरएफ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, यानी उनको एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उनको एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज मोस्टली पहले जेआरएफ के लिए सीट्स निकालती हैं कि अच्छा इतने ये जेआरएफ और नेट बेसिस पे हैं, नेट वाले स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं। बिकॉज हो सकता है जेआरएफ वाला कोई बच्चा वहां ना हो, किसी ने फिल ना किया हो, या फिल किया हो तो वो वहां लेना ना चाह रहा हो एडमिशन, राइट, तो वो नेट वालों को प्रेफरेंस मिल जाएगी फिर। बट नेट और जेआरएफ के बेसिस पे निकली वैकेंसीज, पोस्ट या ये बोल लीजिए सीट्स, तो उस बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका नेट भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप पीएचडी के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, क्योंकि मोस्टली कई बार यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए निकाल देती हैं, या फिर कई बार जो है वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी हो जाता है पीएचडी के लिए भी, जैसे अभी हुआ था कुछ एक यूनिवर्सिटीज का, ओके। सो वो वहां पे एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ये हो गया लास्ट पॉइंट कि अच्छा नेट और जेआरएफ नहीं भी है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एक पूरा प्रोसेस होता है कि आप पहले फॉर्म फिल करते हैं। अगर आप इसकी बात करेंगे नेट जेआरएफ के बेसिस पे, तो क्या स्टेप्स रहेंगे कि आपने फॉर्म फिल किया, उनका जो क्राइटेरिया हुआ उसके हिसाब से उन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई जेआरएफ बेसिस पे, और उसको मिला के वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू में इन जनरल चीजें पूछी जाती हैं, वो एक सेपरेट वीडियो में हम बात कर सकते हैं कि आप पीएचडी के लिए जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो किस तरीके की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। सो वहां पे जब इंटरव्यू का प्रोसेस हो गया तब जाके वो फाइनल लिस्ट लगा देते हैं एंड आपका एडमिशन उस लिस्ट के बेसिस पे हो जाता है। फिर फर्दर कैसे आप जेआरएफ अवेल करते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहता है, वो एक ऑल टुगेदर अलग टॉपिक हो गया,
ठीक है। सो अगर आप पीएचडी की बात करें, अगर आपको 2024 में एडमिशन लेना है तो आप इंश्योर करें कि आपका नेट है, जेआरएफ है, या वो भी नहीं है तो आपका एंट्रेंस बेसिस पे लेना है। सो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ काउंट होते हैं। कहाँ एडमिशन लेना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि अच्छा मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लिया क्योंकि ये बेस्ट थी, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है। तो वो मेरे लिए बेस्ट हो सकती है, बट हो सकता है अब कोई बच्चा दिल्ली में बैठा है तो वो कुरुक्षेत्र में क्यों आए ना। आप अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, वहां के हिसाब से चीजों को देखिए जहां पे आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें, बिकॉज पीएचडी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं। हो सकता है आपको फैमिली की जरूरत हो सकता है आपके फ्रेंड्स आसपास जहां हो उनकी जरूरत हो। सो वो चीजें मैटर करती हैं डेफिनेटली, वो इमोशनल फैक्टर मैटर करता है। उसके अलावा काम डेफिनेटली आपको खुद को ही करना है। सो आप अगर मेहनत करेंगे तो आप कहीं से भी पीएचडी करें, सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि जेआरएफ अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं पीएचडी तो क्या जेआरएफ अवेल कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बस वो रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आपके जेआरएफ का डॉक्यूमेंटेशन होके फर्दर यूजीसी के पास जाता है और वहां से फिर आपकी फेलोशिप अवेल होनी शुरू होती है जब आपकी अटेंडेंस शो होती है वहां पे कि हाँ भाई आप जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि बस एडमिशन शो कर दिया और फेलोशिप ले रहे हैं, नो, इट्स नॉट, इट डजंट वर्क लाइक दैट, ओके। सो वो चीज ध्यान रखिए, आप अवेल कर सकते हैं, बस वो यूनिवर्सिटी चाहे वो प्राइवेट हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, या कई बार कई जगह पे आईआईटीज में भी ऑफर होती हैं पर्टिकुलर, सो वहां पे भी आप कर सकते हैं बकायदा, बस वो उसमें लिस्टेड हो, यूजीसी के द्वारा रिकग्नाइज्ड हो। वो एक शर्त होती है कि कोई फेक यूनिवर्सिटी के चक्कर में आप ना पड़ जाएं, तो वो ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज इतना सिंपल सा ही प्रोसेस होता है। आई होप आपको और कोई क्वेरी ना रही हो। एक और क्वेरी आ जाती है कई बार कि मैंने ना फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मास्टर कर रखी है, उसके साथ साथ अब मैंने बीएड एमएड भी कर लिया है, तो मैं इन दोनों में से, ये जो सब्जेक्ट आपके पास दो ऑप्शन आ गए ना, एक एजुकेशन सब्जेक्ट आ गया, एक आपका मेन सब्जेक्ट आ गया, जैसे जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वट एवर इट इज, तो आप कौन से सब्जेक्ट को चूज करें? तो देखो, पहली बात तो आप इंटरेस्ट के बेस पे चूज कीजिए। अगर आपको दोनों में ही इंटरेस्ट है तो फिर मैं ये बोलूंगी कि आप जो साइंसेज वाले टॉपिक्स हैं या साइंसेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ प्रेफर कीजिए, बिकॉज एजुकेशन में कंपैरेटिवली कम होती हैं जब भी वैकेंसीज या सीट्स निकलती हैं, स्पेसिफिकली कुछ एक स्टेट्स में, जैसे ओडिशा है, जम्मू कश्मीर है, वहां पे 11th 12th में भी एजुकेशन एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सो अगर उस बेसिस पे आप देखेंगे और वहां पे आप हैं तो डेफिनेटली एजुकेशन भी आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, बिकॉज वो 11th 12th में भी पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो आप वहां पर भी जा सकते हैं, बट अगर आप साइंसेज से कंपेयर करेंगे तो अभी भी कहीं ना कहीं वैकेंसीज या जो सीट्स हैं या जो आगे फर्दर पोस्ट निकलती हैं वो एजुकेशन में कंपैरेटिवली यहाँ पे पलड़ा थोड़ा सा डाउन दिखता है। भारी वाला पलड़ा किसका नजर, अच्छा भारी वाला ऐसे ना, भारी वाला पलड़ा आपको साइंसेस वाला ही नजर आएगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो उस तरफ जाइए, अगर नहीं है और आपका एजुकेशन में ही इंटरेस्ट है देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो फिर आप अपना इंटरेस्ट परस्यू कीजिए। ओके जी, सो आई होप आपको पीएचडी से रिलेटेड अब कोई दिक्कत ना हो, कोई क्वेरी आपकी ना रही हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर भी कोई नई क्वेरी अगर ऐसे उगज रही है दिमाग में, दिल में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हूं, जैसे ही कमेंट देखती हूँ मैं रिप्लाई करने की ट्राई करती हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोनों चैनल्स को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड रवीना एंड अमित ऑल्सो। दोनों पे ही आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को जरूर मिलेंगी, ये वादा है हमारा आपसे। एंड बस देखते रहिए, सीखते रहिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।